मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर के बारे में। गुणक जो शब्द है ये सामान्यतः विनियोग गुणक से लगाया जाता है। मुख्यतः इसका प्रोफेसर किन्स ने बताया कि विनियोग की मात्रा में जब वृद्धि की जाती है तो इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लेकिन विनियोग में जो वृद्धि होती है उसकी तुलना में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिसको गुणक कहा था। हम यहाँ बात कर रहे हैं मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर की, जिसमें मुद्रा की जो कई प्रकार हैं, जिसमें M1 है। इसमें हम M1 के बारे में कहें तो ये मुद्रा की संकीर्ण अवधारणा है, नैरो मानी, और इसमें जो निम्न बातें हैं, निम्न जो घटक हैं, तत्व हैं, उनको शामिल किया जाता है। यानी कि जो M1 है वो इन घटकों को लेकर बनता है, जिसमें सबसे पहले जनता के पास करेंसी, नोट प्लस सिक्के। यानी कि जनता के पास जो भी करेंसी होती है, और करेंसी नोट, कागजी नोट और सिक्कों के रूप में जो जनता के पास करेंसी होती है, नकदी होती है, उसको हम C से दर्शाते हैं, जो इस M1 का मुख्य भाग है। दूसरा, बैंकों के पास मांग जमाए, डिमांड डिपॉजिट। यानी कि बैंकों के पास मांग जमाओं का मतलब ये है कि वो जमाएं जो लोगों को मांगने पर तुरंत मिल जाती हैं। यानी कि लोगों की जमाएं जो बैंकों में जमा होती हैं, व्यापारिक बैंकों में, और मांगने पर ये जो जमाएं हैं उनको वापस प्राप्त हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट। तो M1 का जो दूसरा भाग है वो है DD, यानी कि बैंकों के पास मांग जमाएं। और तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पास जो अन्य जो डिपॉजिट्स होते हैं, अन्य जो जमाएं होती हैं, उसको हम यहाँ C, या जिसको हम OD से दर्शा रहे हैं, अदर डिपॉजिट। तो जो M1 है ये बनता है C प्लस DD प्लस OD। यानी कि M1 जो मुद्रा की पूर्ति है वो इक्वल टू होगी C, यानी कि जनता के पास करेंसी, प्लस DD बैंकों के पास मांग जमाएं, प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती हैं, अदर डिपॉजिट्स जो होते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। अब जो H है, जिसको हम कह रहे हैं हाई पावर माने, तो H उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, जिसमें निम्न तत्वों को शामिल किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है जनता के पास करेंसी, वही जब हमने बात की थी नोट और सिक्कों के बारे में। बैंकों के पास नगद कोष या रिजर्व कोष, यानी कि जो बैंक हैं उनके पास जो नगद कोष होते हैं उनको हम, या जो रिजर्व कोष होते हैं उनको हम R से यहाँ दर्शा रहे हैं। और तीसरा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी कि अदर डिपॉजिट्स OD। तो यहाँ जो H है यानी कि हाई पावर मनी जो है ये इक्वल टू होगा C प्लस R प्लस OD। C जनता के पास करेंसी, R बैंकों के पास नगद कोष, और OD जो है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। दोनों समीकरण जो हैं, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड हैं, जहां फर्स्ट है M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, और जो समीकरण दूसरा है वो हाई पावर मनी H इक्वल टू C प्लस R प्लस OD। इन दोनों समीकरणों से यदि हम OD को हटा दें तो समीकरण जो फर्स्ट है वो इस रूप में होगा M1 इक्वल टू C प्लस DD, समीकरण तीसरा, और H इक्वल टू C प्लस R, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है, समीकरण है, उनमें से हमने
जो अदर डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया है, उनको हटा दिया है, तो हमें तीसरे और चौथे समीकरण के रूप में m1 और h का मान प्राप्त होता है, जहां m1 इक्वल टू सी प्लस डी डी और h इक्वल टू सी प्लस आर। अब हम आगे चलें कि यदि करेंसी मांग जमा अनुपात स्मॉल सी है, करेंसी मांग जमाओं का अनुपात यदि स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी इक्वल टू सी अपॉन डी डी, यानी सी तो करेंसी मांग, करेंसी, और डी डी जो है जमा अनुपात डी डी, डिमांड डिपॉजिट, तो स्मॉल सी इक्वल टू सी अपॉन डी डी, तो जो कैपिटल सी है इक्वल टू होगा स्मॉल सी डी डी। और इसका मान, ये जो कैपिटल सी है इसका मान समीकरण 3 में यदि हम रखें तो m1 इक्वल टू सी के स्थान पर हम लिखें स्मॉल सी और डी डी प्लस डी डी, ये समीकरण 5वां बनता है। तो m1 इक्वल टू, ये जो समीकरण 5 है इसमें डी डी जो है ये कॉमन हो जाएगा, इसको हम बाहर निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ इसमें जो है ना m1 इक्वल टू डी डी और स्मॉल सी प्लस 1, ये समीकरण 6 बनेगा। यदि रिजर्व मांग जमा अनुपात यदि स्मॉल आर हो, रिजर्व मांग जमा अनुपात स्मॉल आर हो, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन डी डी, और स्मॉल आर डी डी इक्वल टू आर होगा। और ये मान समीकरण 4 में रखते हैं, समीकरण 4 जहाँ h इक्वल टू सी प्लस आर था, तो उसमें यहाँ r के स्थान पर हम यहाँ स्मॉल आर डी डी लिखें, तो h इक्वल टू होगा c प्लस स्मॉल आर डी डी। तो यहाँ h इक्वल टू सी के स्थान पर हमने स्मॉल सी डी डी प्लस आर डी डी, तो h इक्वल टू होगा इसमें c प्लस आर डी डी, ये कॉमन आ जाएगा इसमें, ये समीकरण हम, ये 7वां समीकरण बन जाता है। अब समीकरण 6 में 7 का भाग देने पर, यानी कि m1 अपॉन h, समीकरण 7 में समीकरण 6 में 7 का भाग देने पर, तो समीकरण 6 था m1 इक्वल टू डी डी सी प्लस 1, और समीकरण 7 था h इक्वल टू सी स्मॉल सी प्लस आर डी डी। तो यहाँ 6 में 7 का भाग देने पर, यानी कि m1 अपॉन h इक्वल टू डी डी स्मॉल सी प्लस 1 डी डी स्मॉल सी प्लस आर, तो m1 अपॉन h इक्वल टू डी डी से डी डी कैंसिल हो जाता है, और स्मॉल सी प्लस 1 अपॉन स्मॉल सी प्लस आर, m1 इक्वल टू होगा, इनको अगर हम पक्षांतरण करते हैं, सरल करते हैं और h को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो m1 इक्वल टू होगा c प्लस 1 अपॉन स्मॉल c प्लस आर h, और m1 इक्वल टू एम एच, यानी कि स्मॉल सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस आर, इसको यदि हम m लिखें, जिसको हम कहें कि मनी मल्टीप्लायर, जो स्मॉल सी प्लस 1 अपॉन स्मॉल सी प्लस आर, ये मनी मल्टीप्लायर को अगर अपने इसको लिखें, तो m1 इक्वल टू होगा स्मॉल m h। तो मुद्रा जो गुणक है यह दर्शाता है कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा H में, हाई पावर मानी H में, इकाई परिवर्तन होने पर मुद्रा की कुल पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा H की पूर्ति जितनी अधिक होगी, मुद्रा की पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी, जबकि स्मॉल c व r के अधिक होने पर मुद्रा की पूर्ति m कम होगी और इनके कम होने पर अधिक होगी। तो जहाँ जो m है वो इक्वल टू स्मॉल mh होगा, अर्थात मुद्रा की पूर्ति m को मुद्रा गुणक स्मॉल m तथा उच्च शक्ति मुद्रा h निर्धारित करते हैं, परंतु चूंकि स्मॉल m का मूल्य स्वयं स्मॉल c व स्मॉल r द्वारा निर्धारित होता है, अतः ये अनुपात जितना अधिक होंगे मुद्रा गुणक उतना ही कम होगा, जबकि ये अनुपात कम होने पर मुद्रा गुणक उतना ही अधिक होगा। यदि m का मूल्य स्थिर है तो देश का केंद्रीय बैंक उच्च शक्ति मुद्रा H में हेरफेर करके मुद्रा की पूर्ति M में भी हेरफेर या परिवर्तन कर सकता है। थैंक यू।